हेलो फ्रेंड्स, बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट 3A में आज हम लोग सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये बिहार प्राथमिक विद्यालय में हेड टीचर की वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? पटना। पटना शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है। बिहार में यह राष्ट्रीय राजमार्ग बरही, शेरघाटी, डेहरी ऑन सोन, औरंगा, मोहनिया एवं सासाराम जगहों से गुजरती है। बिहार में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 392 किलोमीटर है। बिहार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? किसके शासन के दौरान? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, जेडी के द्वारा। जनता दल की सरकार के शासनकाल में 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जनता दल की सरकार थी। निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण और उपभोग पर कहाँ प्रतिबंध है? असम में। असम में फरवरी 2014 से निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण तथा उपभोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। वॉर एंड पीस पुस्तक रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा 1868 ईस्वी में लिखी गई है। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्ली से उत्सर्जित बी कण होती है? बी कण क्या होती है? द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन होती है। देखें इसका आंसर किस तरह से बनता है। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्ली में उत्सर्जित बी कण द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन है। बी कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कण है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश होता है, अतः बी कण के विघटन के पश्चात किसी नाभिक का परमाणु 1 यूनिट बढ़ जाता है, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? तो यहाँ पर देखिए, असहयोग ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा और चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। लेकिन बारदौली सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। 1928 ईस्वी में कपास के मूल्य में गिरावट आने के बावजूद सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो बारदौली सत्याग्रह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। कितने ईस्वी सन में? 1928 ईस्वी सन में। इस आंदोलन में पारसी महिला मिलूबेन पेटिट, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रदान करना था। ताजमहल की रूपरेखा
डिज़ाइन किसके द्वारा बनाई गई? उस्ताद ईसा के द्वारा। आगरा में स्थित ताजमहल कला जगत को शाहजहां की अनुपम देन है। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, यहाँ देखिए उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का मुख्य संस्थापत्यकार थे, जिसे शाहजहां ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की है, और इसका प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था। तो यहाँ पे देखिए स्थापत्यकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसके जो मिस्त्री थे उस्ताद ईसा थे। बॉस्टन टी पार्टी थी, ये था चाय कर के विरोध। औपनिवेशिकों को शांत करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनशेड द्वारा लगाए गए सभी कर, चाय के कर छोड़कर हटा दिए थे। कुछ औपनिवेशकों ने इसका विरोध किया, अतः जब 16 दिसंबर 1773 को चाय से लदा जहाज बोस्टन बंदरगाह पर आकर लगा तो कुछ औपनिवेशकों ने रेड इंडियनों के वेश में 340 पेटी चाय समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन 1942 से निराश क्यों थे? कांग्रेसी नेता क्यों निराश थे? जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, उससे कांग्रेसी नेता क्यों निराश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वे डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर, मलाया और रंगून में अंग्रेजी सेनाओं की हार के बाद भारत में जापानी आक्रमण का भय बढ़ गया। अब ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता थी। इसके लिए क्रिप्स शिष्टमंडल 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और अपनी योजना प्रस्तुत की। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पृथक होने के अधिकार सहित डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेसी नेता डोमिनियन स्थिति के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए कांग्रेस नेता क्रिप्स मिशन से निराश थे। वेदांगों की संख्या बताइए। तो वेदांगों की संख्या है 6। वेदों की ऋचाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदों को समझने में वेदांग काफ़ी सहायक है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा निरुक्त, तीसरा कल्प, चौथा छंद, पांचवा व्याकरण तथा छठा ज्योतिष। फिर से सुनिएगा, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। द्विबीज तने में दारू और पोजवाह के बीच में उपस्थित परत है, क्या है? एधा कैम्बियम। एधा कैम्बियम। द्विबीज तने में दारू जाइलम और पोजवाह फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत एधा कैम्बियम है। एधा कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। एक बीजपत्री तने में एधा कैम्बियम अनुपस्थित होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। कहाँ के घास स्थलों में सामूहिक खेती की जाती है? तो ये है स्टेपीज में। स्टेपीज में सामूहिक खेती स्टेपीज घास के मैदानों में की जाती है। स्टेपीज को शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ गेहूं की खेती प्रमुखता से की जाती है। इसका विस्तार एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका तथा अर्जेंटीना में है। अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ग्रेविटी का मान कम हो जाता है। विषुवत रेखा पर लैम्डा 0 डिग्री तथा ध्रुवों पर लैम्डा 90 डिग्री, अतः ग्रेविटेशन के मान में कमी
विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर शून्य होती है। अतः अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा, चुनाव विवाद। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों को लागू करना अनुच्छेद 226 में है। राजस्व संबंधी विवाद, विवाह विच्छेद, वसीयत, कंपनी कानून तथा विधानसभा के चुनाव संबंधी आदि मामले उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ अनुच्छेद 226 में है, मौलिक अधिकारों को लागू करना, ये भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा, चुनाव विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात यानी स्टील का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम है, एंजाइम क्या है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही रहेगा, जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक है। पाचन क्रिया केवल एंजाइम की उपस्थिति में ही संभव होती है। इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया एवं कुछ सूक्ष्म जीव भी पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एंजाइम जीवधारियों में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक क्रियाएं सामान्य तौर पर भी सरल एवं आवश्यक गति से पूर्ण होती है। ठीक। प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है? प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकारी वस्तुएं हैं? तो ये है बैक्टीरिया, जीवाणु। दही में बैक्टीरिया ही होती है। प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक लाभदायक जीवाणु बैक्टीरिया समाविष्ट होते हैं। लैक्टिक एसिड जीवाणु दूध में स्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तथा अंततः दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। भारत का प्रथम बैंक था, कौन सा बैंक था? तो यहाँ देखिए, भारत का प्रथम बैंक था, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में लाहौर में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय भिकाजी कामा पैलेस नई दिल्ली में है तथा इसका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्राइवॉय रॉक किसके संसाधनों से भरपूर है? तो ये है लॉ अयस्क से। क्राइवॉय रॉक क्षेत्र पूर्वी उक्राइन प्रदेश में नीपर नदी के पश्चिम में स्थित है, जो दोनेत्च बेसिन की कोयले की खानों के समीप है। दोनेत्च बेसिन की कोयले की खानों के समीप है। इस क्षेत्र में पूर्व सोवियत संघ का सबसे अधिक लौह अयस्क लगभग 58% का उत्पादन होता है। यहाँ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा लाइमोनाइट धातु के 7,500 करोड़ मीटर टन भंडार है, जिसमें 48% से 70% तक लोहांश है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे है आर्काइव जो है ये फॉन्ट एलिमेंट की विशेषता नहीं है। आर्काइव फॉन्ट
एलिमेंट की विशेषता कलर, फेस एवं साइज है। आर्काइव इसकी विशेषता नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। ऑप्शन बी सही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रहित में किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ या राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपलब्ध कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती है। किनमें पाई जाती है? पारितंत्र में पाई जाती है। यहाँ देखिए, जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारितंत्र इकोलॉजी कहते हैं। प्रकृति द्वारा पोषण रीतियां पारितंत्र में पाई जाती है। इसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं होती है, जैसे कि एक सरल खाद्य श्रृंखला किस तरह से बनती है? उत्पादक, देन शाकाहारी, फिर मांसाहारी। उत्पादक में होता है घास, शाकाहारी हिरण और मांसाहारी बाघ। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पारितंत्र। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। मूसा संहिता मोर या यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम यहूदी बाइबल की 5 पुस्तकों में संग्रहित है, जिसे सामान्यतः गैर यहूदी रूप में पूर्व विधान ओल्ड टेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये विधान भगवान ने मोसेस जाति को माउंट सिनाई पर प्रदान किए गए थे और इसमें यहूदीवाद के बाइबल संबंधित नियमों के अंतर्गत मूसा जाति को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? यानी कि किसके दरबार में वो थे? तो ये थे, ऑप्शन सी सही रहेगा, पुलकेशिन द्वितीय। रवि कृति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल यानी 610 से 642 ईस्वी के दौरान दरबारी कवि के रूप में नियुक्त थे। इन्होंने मेगुती मंदिर का आइहोल अभिलेख की रचना की थी। इन्होंने मेगुती मंदिर का आइहोल अभिलेख की रचना की थी, जिसमें उन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने और राजधानी को अहिल से बदामी स्थानांतरित यहाँ है कि राजधानी को देखिए यहाँ पे, और राजधानी को अहिल से बदामी स्थानांतरित करने का वर्णन किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील किस पर्वत पर है? गिरनार पर्वत पर है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और बाद में अशोक तथा रुद्रदामन ने मरम्मत करवाई थी। अशोक और रुद्रदामन ने मरम्मत करवाई थी। पुनः गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, हाइड्रोजन। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से भरा है। इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन आंतरिक भाग में होने वाले आणविक संघातों से होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अनुमानित ज्ञान के अनुसार सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का लगभग 10 अरब पाउंड उपयोग करता है।
कथन 1, क्विनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है, ये तो सही है। कथन 2, यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की जड़ से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि क्या होना चाहिए। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्विनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है तथा यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, जड़ से नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही रहेगा। कथन 1 तो सही है परंतु कथन 2 गलत है। ये जड़ से नहीं बल्कि छाल से प्राप्त होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल विकार्बोक्सिलकरण पर देता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित स्थल ग्रीनलैंड है, हरित स्थल ग्रीनलैंड है, यह बर्फ से ढका उच्च पठार होता है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह अपने क्षेत्र के 80% भाग में बर्फ से ढका हुआ है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ये श्री अरविंद घोष ने लिखी है। श्री अरविंदो द्वारा लिखित द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक निबंधनात्मक पुस्तक है। यह प्रकृति के निर्माण, मनोवृत्ति, जीवन और मानव विकास पर आधारित अब तक की सबसे गूढ़ या गंभीर पुस्तक मानी जाती है। लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो ये 1956 ईस्वी में किया गया। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आंध्र राज्य को तेलुगु भाषी क्षेत्र, हैदराबाद राज्य जिसे तेलंगाना के नाम से भी जाना जाता है, के साथ मिलाकर 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार दक्षिण में केरल और अन्य 3 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की स्थापना हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में की गई थी। क्षेत्रों में विस्तार के आधार पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये है पी तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक गति से चलती है। इसकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। तरलता अधिमान का तात्पर्य है, तरलता अधिमान का तात्पर्य है नगदी को रोके रखने की जनता की इच्छा, नगदी को रोके रखने की जनता की इच्छा। बहुत न्यून ब्याज दरों पर लोग बांडों में निवेश करने के बजाय मुद्रा को नकदी रखने का अधिमान देते हैं, क्योंकि बांडों को खरीदने का अर्थ होगा निश्चित हानि, जिसके कारण इस बिंदु पर मुद्रा की सट्टा मांग अत्यंत लोच की होती है। अर्थव्यवस्था में बिंदु के इस भाग को ही तरलता कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नगदी को रोके रखने की जनता की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्योन्मुखी वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर थी? तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में कार्यान्वित 6ठी, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य क्रमशः 5.2, 5.0 और 5.6% निर्धारित था। इनमें वास्तविक वृद्धि क्रमशः लगभग 5.66 और 6.01 और 6.78% प्राप्त की गई। ग्रामी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रामी पुरस्कार की बात हो रही है तो ये बी ऑप्शन सही रहेगा, संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ग्रामी पुरस्कार नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज
संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाश्चात्य संगीत की विविध विविधताओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी शुरुआत 4 मई, इसकी शुरुआत कब हुई है? 4 मई 1959 को किया गया। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान था अकबर का संरक्षक। अकबर का राज्याभिषेक 13.5 वर्ष की अल्पायु में 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खान अकबर का संरक्षक रहा। चीन ने ग्वाडर पोर्ट कहाँ बनाया? ग्वाडर पोर्ट कहाँ बनाया? ये पाकिस्तान में बनाया हुआ है। चीन ने ग्वाडर पोर्ट अरब सागर में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बनाया हुआ है। निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है। डी ऑप्शन सही रहेगा। जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। मैनकॉफ, यहाँ देखिए भारतीय संसद की दोनों सदनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कैम्प का लेखक कौन है? मैन कैम्प का लेखक कौन है? हिटलर। मैन कैम्प नाजी नेता एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए भविष्य की योजनाओं और अपने राजनीतिक आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस पुस्तक का प्रथम भाग 1925 ईस्वी में और दूसरा भाग 1926 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक रुडोल्फ हेस द्वारा संपादित की गई। देखिए ये पुस्तक जो है मैन कैम्प, ये रुडोल्फ हेस के द्वारा संपादित की गई थी। और किसकी आत्मकथा है ये आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन संसद में तो ये 313 सदस्य थे। भारत की संविधान सभा अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य थे। इसी सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया, तब इस संविधान सभा का नाम बदलकर अंतःकालीन संसद रख दिया गया। यह अंतःकालीन संसद 1952 में हुए आम चुनाव के उपरांत भंग कर दी गई। इस अंतःकालीन संसद का कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह एवं 22 दिन रहा। 2 वर्ष 2 माह और 22 दिन रहा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है? तो डी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा, देखिए नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माध्यक्ष आर्कबिशप देशमंड टुटू ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को, देखिए संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की। तो यहाँ 2007 में शुरू हुआ। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देती है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अविधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ऐसे विधेयकों को
संसद में पेश करने के पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यह स्थायी सदस्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ डी ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। वे हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य देश भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये पेडोकल कहा जाता है। पेडोकल मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। पेडोकल मृदा सामान्यतः शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वाष्पीकरण की दर निक्षालन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होते हैं। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? डी ऑप्शन सही होगा, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। कृषि भूमि के तात्पर्य खेती करने योग्य भूमि से है। इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र, कुल प्रति भूमि, वर्तमान प्रति भूमि प्लस वर्तमान प्रति भूमि के अलावा अन्य प्रति भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और विविध प्रकार की फसलों वाली भूमि शामिल है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो यह है फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। मॉर्फिन एक क्षारीय पदार्थ है जो अफीम और पॉपी के बीजों में बहुआयत मात्रा में पाया जाता है। इसे द्रव्य रूप में पॉपी के फ्रूट कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। फ्रूट कैप्सूल में चीरा लगाने पर सिराव के रूप में लेटेक्स नामक पदार्थ बाहर निकलता है। इसे संग्रहित कर सुखाकर कच्चे अफीम के रूप में तैयार कर लिया जाता है, जिसमें लगभग 8 से 14% मॉर्फिन पाया जाता है। 8 से 14% मॉर्फिन पाया जाता है। तो यहाँ होगा फल आवरण। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो यह है समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों या ढलानों पर की जाती है। समोच्च कृषि के अंतर्गत हल या मशीन से बनाई गई वृत्ताकार या परिधीय रेखाओं के माध्यम से पानी मृदा में अवशोषित होने तक नीचे की ओर बहता है। यह विधि पानी के बहाव को कम करता है, जिससे फसलों के लिए अधिक पानी उपलब्ध होता है और मृदा अपरदन भी कम होता है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है क्या है? सोडियम थायोसल्फेट के पायस को हाइपो कहते हैं। आरक्षित फिल्म एक्सपोर्ट फिल्म के विकास को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थायोसल्फेट फिल्म में अविकसित सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो जल में घुलनशील है। फिल्म को साफ करते समय सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स को आसानी से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है कितनी है? जीवाणु कोशिका में यहाँ देखिए ऑप्शन रहेगा डी 0। जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया सेल्स एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि सूत्रकणिका यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में सूत्रकणिका पाई जाती है। अतः जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो ये है आर श्यामा शास्त्री।
आर श्यामा शास्त्री। 1904 ईस्वी में तंजौर के एक पंडित ने भट्ट स्वामी के अपूर्ण भाष्य के साथ अर्थशास्त्र का हस्तलेख मैसूर राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री आर श्यामा शास्त्री को दिया। श्री शास्त्री ने पहले इसका अंशतः अंग्रेजी भाषा 1905 ईस्वी में इंडियन एंटिक्विटी तथा मैसूर मैसूर रिव्यू। यहाँ देखिए, श्री शास्त्री ने पहले इसका अंशतः अंग्रेजी भाषा थे 1905 ईस्वी में इंडियन एंटिक्विटी तथा मैसूर रिव्यू 1906 से 5 में प्रकाशित किया। तो यहाँ पे दो और आपको दिया हुआ है, क्या है, इंडियन एंटिक्विटी तथा मैसूर रिव्यू। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व मन्नार की खाड़ी 10,500 किलोमीटर क्षेत्र 18 फरवरी 1989 है, जबकि 5,520 किलोमीटर नीलगिरी है, फिर 5,860.69 किलोमीटर नंदा देवी और 9,630 किलोमीटर सुंदरवन का क्षेत्रफल है। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा है कर्नाटक में। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है। भू स्थिरीकरण और भू समक्रमिक उपकरण के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए इसरो द्वारा इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती है। समुद्र की सीपी यानी सी शेल पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो किरणों का कुछ भाग अपरिवर्तित न्यून मात्रा में ध्रुवित हो जाता है और शेष भाग परावर्तित यानी पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। इस कारण ध्रुवण के कारण सीपी सोने की भांति प्रतीत होती है। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो। इसका त्वरण है कितना? अपरिवर्तित। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कोई वस्तु जब दूरी तय करती है तो प्रत्यक्षतः आनुपातिक रूप से समय वर्ग से संबंधित होने पर इसका त्वरण स्थिर रहता है। गिरती हुई वस्तुओं के संदर्भ में प्राय ऐसा देखा जाता है। समय और दूरी के मध्य संबंधों का प्रतिपादन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक कहलाती है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अल्ट्रासोनिक। ध्वनि तरंगों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे श्रव्य तरंगे, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले होते हैं, और अश्रव तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाले, और पराश्रव्य तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले। तो यहाँ पे श्रव्य तरंगे होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ये बार बार पूछा जाता है, तो ये है क्वेश्चन। बेंगलुरु को कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। बेंगलोर में सूचना तकनीकी IT कंपनियों का केंद्र हब होने के कारण इसकी तुलना कैलिफोर्निया अमेरिका के सांता क्लेरा वैली में स्थित सिलिकॉन वैली से की जाती है। टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क से। टेलनेट का पूर्ण रूप टेलीफोन नेटवर्क से है।
टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क्स पर वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन द्वारा बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली, ये हो चुका है, टेलनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो यहाँ है सी ऑप्शन सही, पारद। पारद ऑप्शन सही है। दिए गए विकल्पों में पारद का गलनांक सबसे कम होता है क्योंकि इसमें न केवल काफ़ी कमज़ोर बंध पाया जाता है बल्कि इसकी संरचना की त्रिविमीय नहीं होती, इसकी संरचना की त्रिविमीय नहीं होती। स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था घास के मैदान से, तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा, घास स्थल है। स्टेपी एक शुष्क एवं ठंडा घास का मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीपों के सिवाय सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, मंगोलिया, साइबेरिया, तिब्बत और चीन में पाया जाता है। यह घास का मैदान सामान्यतः मरुस्थल और वनों के मध्य पाया जाता है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो यह है पत्ते का। कैक्टस पौधे में शूल यानी स्पाइन्स कांटे पत्तों लीव्स का रूपांतरण है जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं जहां पानी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? यह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पर देखिए, अब तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइकोप्लाज्मा है जो बैक्टीरिया में संख्याओं में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया के रूप में संख्याओं में पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया का आकार 1 से 5 म्यूमीटर होता है। अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो ये उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण हो सकती है। अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में प्रत्यक्षतः विपरीत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो वर्षा प्रचुर वन 7% होते हैं विश्व की भूमि का। तो पृथ्वी पर लगभग 7% उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वर्षा वन भूमध्य रेखा, विशेष रूप से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में स्थित है। यह वर्षा वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 50% से अधिक वन्य जीवों का निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 66। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है। लागत से 10% अधिक है। अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या होता है? तो यहाँ 1% की हानि होती है। कैसे हम बनाते हैं? देखिए, माना लाभ प्रतिशत कितना है? x%, तब क्या होगा? देखिए, आप इसको सॉल्व करके खुद ही बनाइए। एक स्कूल के दौरान मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी 100 मीटर। कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 125/49। कैसे आया? यहाँ पे सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, क्या होती है? सी ऑप्शन सही है, 15। आप सॉल्व करके देखिए। एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेल तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आती है। गाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार था तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन था? ये था रविवार। अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? 120 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट 60 डिग्री है तो इसलिए अभिष्ट कोण 20 मिनट यानी 20 गुणे 6 डिग्री बराबर 120 डिग्री। एक महिला का फोटो दिखाते हुए रमेश कहता है कि वह उसके दादा के इकलौते बेटे की पुत्री है। उस महिला का रमेश के साथ क्या संबंध है? तो बहन का संबंध है, क्योंकि रमेश के दादा का इकलौता बेटा रमेश का पिता, इसलिए रमेश का महिला से संबंध बहन का है। जैसे चलना संबंधित है दौड़ने से, उसी प्रकार मुस्कुराना किससे संबंधित है? तो ये है हंसने से। जिस तरह चलना का तीव्र रूप दौड़ना हो गया, उसी तरह मुस्कुराना का तीव्र रूप हंसना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको छूटी हुई संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा 38। और इसी तरह से आप अपने अभ्यास प्रैक्टिस को जारी रखिए। उम्मीद करते हैं मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप जो भी फॉर्म डाल रहे हैं ये बहुत ही उपयोगी होगा, चाहे आप सीटेट का भरे हों या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और ख़ास करके जो हेड टीचर प्राइमरी विद्यालयों में है, प्राइमरी स्कूलों में, तो उसके लिए ये विशेष है। अपनी तैयारी मजबूत रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय बाय।